हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं प्रियंका और आज की क्लास में हम आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करेंगे। सो 1A एक्सरसाइज हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है पिछले ही वीडियो में। तो जिन लोगों ने एक्सरसाइज 1A नहीं देखी अभी तक, तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगी एक्सरसाइज 1A की। और जो लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सबसे पहले तो भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को। दूसरी बात ये कि क्लास 12th का एनसीईआरटी हमारा कंप्लीट हो गया है। क्लास 12th एनसीईआरटी के सारे चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो एनसीईआरटी सबसे पहले आप पढ़ें, मैं आपको यही कहूंगी। उससे कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसकी एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन करिए और फिर आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए। ओके, ठीक है। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1B हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो 1B में हमने लिया पहला क्वेश्चन। तो भाई जो पहला क्वेश्चन है ये आप देख रहे हैं, इसमें सॉल्व करने लायक कुछ भी नहीं है। हमसे सिर्फ पूछा है कि भाई आप रिलेशन को डिफाइन करिए। व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, गिव एन एग्जांपल। तो सबसे पहले तो हमको रिलेशन को डिफाइन करना है ऑन अ सेट, किसी सेट पर रिलेशन को डिफाइन करना है, डोमेन रेंज को भी डिफाइन करना है और एक एग्जांपल देना है इसके लिए। तो भाई देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको हल्का फुल्का समझाया था क्योंकि ऑलरेडी एनसीईआरटी में हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। तो रिलेशन क्या होता है भाई, जिस भी सेट के लिए हमारा रिलेशन डिफाइन होता है उस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का होता है हमारा रिलेशन सबसेट। ओके, तो बस उसी को थोड़ा सा बना के लिख दो। तो इसको लिखेंगे रिलेशन आर। अब ऑन अ सेट बोला यानी किसी सेट पर रिलेशन को डिफाइन करिए। रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जब हमने डोमेन रेंज और रिलेशन को समझा था, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई रिलेशन आर इस सेट पर डिफाइन है तो इस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का आपका रिलेशन होगा सबसेट। या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इफ एंड ओनली इफ R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ये हो गई इसकी डेफिनेशन सिंपल शब्दों में अगर कहें तो, कि भाई जिस सेट के लिए रिलेशन डिफाइन है उस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा आपका रिलेशन। दैट्स इट, रिलेशन यहाँ पर खत्म है। अब हमसे पूछा है कि भाई रिलेशन का डोमेन और रेंज को भी हमको बताना है कि डोमेन और रेंज क्या होता है। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, तो पिछली ही क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं डोमेन और रेंज पर। तो मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं, अब रिलेशन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। तो रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं उनमें सभी जगह जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, उन सभी फर्स्ट कोऑर्डिनेट को एक सेट में अगर आप लिख दो तो वो डोमेन हो जाएगा। और अगर रिलेशन के जो आपके एलिमेंट्स हैं उसके सेकंड कोऑर्डिनेट को अगर आप एक सेट के फॉर्म में लिख दो तो वो रेंज हो जाएगी। तो बस उसी को लिखना है हमको। एग्जाम्पल से भी समझा दूंगी, तब बात ही खत्म हो जाएगी, टेंशन ही खत्म। ठीक है, तो द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन आर। देखो, रिलेशन आर के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में रहेंगे। उनके सारे के सारे जो द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो पहले जो कोऑर्डिनेट रहेंगे सारे के सारे, अगर उनको एक सेट के फॉर्म में लिख दो तो वो हो जाएगा आपका डोमेन ऑफ आर, कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन आर। बात क्लियर हो गई। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन आर। ओके, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से रेंज के लिए बस क्या हो जाएगा कि जो सेकंड कोऑर्डिनेट रहेगा, द सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर कॉल्ड रेंज ऑफ आर। दैट्स इट। तो द सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट of elements of R is called range of relation R। ठीक है, क्लियर। तो डेफिनेशन आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ गई होगी अगर फर्स्ट ए के क्वेश्चन आपने किए हैं।
ठीक है, फर्स्ट ए में हमने सीधे सीधे क्वेश्चन किए थे, डोमेन रेंज बताया था और भी कई सारी चीजें करी थी। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन, रिलेशन की डेफिनेशन पूछी थी, डोमेन पूछा था, रेंज पूछा था। अब एक एग्जाम्पल पूछा है, तो इसको अगर आपको नोट करना है तो आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे इसके लिए और थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि हालांकि बोला है कि एग्जाम्पल दो, तो एग्जाम्पल ऑब्वियसली देना पड़ेगा। अब बोला है कि इसके लिए इन तीनों चीजों के लिए एग्जाम्पल दो, कि रिलेशन ऑन अ सेट के लिए, डोमेन और रेंज के लिए। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में हमने लिया लेट ए, एक सेट ले लिया हमने जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, और जो रिलेशन है वो इसी सेट पर डिफाइन है। ओके, एंड आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए। क्लियर? ठीक है, ये सेट हमने लिया, सेट है हमारा 1 2 3 4, इसके एलिमेंट है सेट के। इसके बाद ये जो रिलेशन आर है ये इस सेट पर डिफाइन है। तो ऑब्वियसली हमको ये चीज पता है कि ये जो रिलेशन है ये कब रिलेशन कहलाएगा, जब ये सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। ठीक है, तो रिलेशन भी डिफाइन है, एंड रिलेशन जो डिफाइन है वो कुछ इस तरीके से है कि ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। देखो सीधी सी बात है कि रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट है, देखो ये पूरा एक एलिमेंट को शो करेगा, ये पूरा एक एलिमेंट है रिलेशन का, ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसका ये वाला एलिमेंट भी इसको बिलोंग करेगा, ये वाला एलिमेंट भी इसको बिलोंग करेगा। ठीक है, क्लियर? तो ए भी बिलोंग्स टू ए एंड बी इक्वल टू ए प्लस 1। तो देखो जरूरी नहीं है आप यही एग्जाम्पल लो, इसकी जगह पे कोई और एग्जाम्पल भी आ सकता है रिलेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेशन को डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले तो रिलेशन को हम फॉर्म कर लेते हैं। तो रिलेशन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी के फॉर्म में है, ए और बी दोनों ए से बिलोंग कर रहे हैं, बी इक्वल टू है ए प्लस 1। तो सबसे पहले आप देखिए हम ए की वैल्यू कहाँ से ले सकते हैं, ए और बी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, ए से। ठीक है, ए और बी दोनों ए से बिलोंग कर रहे हैं, तो ए और बी दोनों की वैल्यू ये हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तो सबसे पहले हमने ए लिया अपना 1। देखो ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 4 हो सकती है। ए की वैल्यू ये 4 हो सकती है, बी की भी यही हो सकती है, लेकिन बी के लिए कंडीशन दी है, बी इक्वल टू दिया है ए प्लस 1। तो ए हमने क्या लिया यहाँ पर 1, तो 1 प्लस 1 2। यहाँ के लिए 2 लिया तो 2 प्लस 1 3, और यहाँ के लिए देखेंगे 3 प्लस 1 4, और यहाँ के लिए देखें तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5। लेकिन आपको ये इस चीज का ध्यान देना होगा कि क्या ये 5 हमारे ए में आ रहा है, तो ए में 1 2 3 4 है, 5 नहीं है। और हमको क्लियर बोला गया है कि ए और बी दोनों ही ए से बिलोंग करने चाहिए, बट बी जो है यहाँ पर जो 5 है ये ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन में नहीं आएगा। ओके, क्लियर? तो अब अपना ऑर्डर पेयर अपन लिख देते रिलेशन के अंदर। 1 रखने पे हमको 2 मिला, 2 रखने पे हमको 3 मिला, 3 रखने पे हमको 4 मिला, और इस तरीके से ये रिलेशन आपने यहाँ पर बना दिया। अब आप ए क्रॉस से अगर फाइंड करोगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑलरेडी आप 11th क्लास में पढ़कर आए हैं। ए क्रॉस से जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो ये जो एलिमेंट है ये इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिलने ही मिलने हैं आपको। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से ये चीज क्लियर हो गई कि हाँ भैया ये जो रिलेशन आ रही है ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो गई होगा। चाहो तो आप ए क्रॉस से फाइंड कर लो। ए क्रॉस से अगर आप फाइंड करते हो तो क्या क्या आएगा, यहाँ साइड में अपन ए क्रॉस से फाइंड करते हैं। तो ए क्रॉस से कैसे फाइंड करते थे, 1 का रिलेशन 1 से, तो देखो 1 1 1 2 1 3 1 4। ठीक है, फिर 2 का 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर 3, तो 3 1 3 2 3 3 3 4, फिर 4, तो 4 1 4 2 4 3 4 4। तो ये आएगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आप देख लीजिए ए क्रॉस ए के अंदर क्या ये तीनों एलिमेंट हैं, तो 1 2 है, 2 3 है, 3 4 है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि R इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो यहां पर हमने ये शो कर दिया कि ये जो डेफिनेशन है ये फुलफिल हो रही है। पहली चीज तो ये रिलेशन हो गया। अब डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन के लिए मैंने आपको क्या बताया कि रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं, तो रिलेशन के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, राइट? रिलेशन के ऑब्वियसली ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीन एलिमेंट है रिलेशन के अंदर, लेकिन ये जो एलिमेंट है ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है। तो रिलेशन का जो सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट है
उनका सेट, तो रिलेशन के एलिमेंट्स के फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी 1 2 3 का सेट डोमेन हो जाएगा। रेंज की बात करें तो रेंज ऑफ रिलेशन आर, रेंज के लिए मैंने आपको क्या समझाया डेफिनेशन में कि रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं उनका सेकंड कोऑर्डिनेट का सेट, तो सेकंड कोऑर्डिनेट का सेट 2 3 4 लीजिए। तो ये हमने एग्जाम्पल भी दे दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। रिलेशन को डिफाइन करने को बोला था, डोमेन रेंज पूछा था और एक एग्जाम्पल देने को बोला था, तो हमने दे दिया। ओके चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। ए हमको एक सेट दिया है, ए के अंदर सारे के सारे ट्राइंगल्स हैं जो एक प्लेन में हैं, ठीक है। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन यानी इस सेट के अंदर सारे के सारे ट्राइंगल्स आ रहे हैं, आप ये समझ के चलिए। आगे बोला जा रहा है शो दैट, यानी यहाँ पर प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, द रिलेशन दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। अब क्या बोला है कि ये रिलेशन किस पर डिफाइन है, ऑन सेट ए, ऑन ए। बस ये जो वर्ड्स है ना, अगर वर्ड्स को पकड़ लोगे ना आप, तो आपको कहीं पर भी कोई भी गलती होने के चांसेस हैं ही नहीं, ठीक है। तो हमको बोला गया कि ये जो रिलेशन है ये इस सेट ए पर डिफाइन है और हमको ये शो करना है कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। और अगर कोई डाउट है इन चीजों में तो यहाँ पर मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, इसको देख लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे इससे रिलेटेड। ओके चलो सो क्वेश्चन को करते हैं हम। तो यहां पर सबसे पहले तो जो सेट है हमारा मेन उसको लिखते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमारा रिलेशन जो है जिस सेट पर डिफाइन है वो सेट है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, यानी इस सेट ए के अंदर सारे के सारे ट्राइंगल आ रहे हैं। और जो रिलेशन है वो किस तरीके से दिया हुआ है, ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 2। रिलेशन के अंदर ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 2 तभी आ सकता है जब ट्राइंगल 1 जो है ये सिमिलर हो ट्राइंगल 2 के। तो देखो ये ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 है ना, ये कोई से भी ट्राइंगल हो सकते हैं अपने इस सेट ए के। सेट ए के अंदर ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 ये कोई भी हो सकते हैं। बस अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तभी वो रिलेशन में आएंगे, ये हमको सिंपल बोला गया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमको शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन है तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव शो करेंगे, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव में हमने क्या देखा है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या जरूरी होता है कि रिलेशन जिस सेट पर डिफाइन है, रिलेशन जिस सेट पर डिफाइन है उस सेट के अंदर का हर एक एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए रिलेशन में। डबलेट मतलब जैसे कि ट्राइंगल 1 है तो ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 1 रिलेशन में होना चाहिए, ट्राइंगल 2 कॉमा ट्राइंगल 2 रिलेशन में होना चाहिए। लेकिन आप बोलेंगे कि मैम सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, ऐसे तो कितने सारे ट्राइंगल हैं। तो यहां पर हम एक ट्राइंगल लेकर चलेंगे यहीं से, ठीक है, और उसी से हम शो कर देंगे, ठीक है, जो कि यहाँ के हर एक ट्राइंगल को शो करेगा। तो वो ट्राइंगल रहेगा हमारा आर्बिट्ररी ट्राइंगल, ठीक है। तो फॉर ऑल ट्राइंगल 1 बिलोंग्स टू सेट ए, ये ट्राइंगल जो है ये हमारा आर्बिट्ररी ट्राइंगल है, यानी इनमें से कोई भी ट्राइंगल ये हो सकता है। और ये कहां से बिलोंग कर रहा है, ऑब्वियसली ए से। अब कंडीशन क्या दी है रिलेशन में होने के लिए, क्योंकि देखो ए के अंदर ये है बट हमको शो करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहां पर देखें ट्राइंगल 1 सिमिलर टू ट्राइंगल 1 नहीं हो सकता क्या, भाई कोई भी ट्राइंगल खुद के तो सिमिलर होगा ही ना। तो इस तरीके से इस सेट के अंदर जितने भी ट्राइंगल हैं वो ऑब्वियसली खुद के तो सिमिलर होंगे ही। तो यहाँ पर हमने सिर्फ ट्राइंगल 1 लिया है, यहाँ पर जितने ट्राइंगल होंगे सभी खुद के सिमिलर तो होंगे ही। तो ट्राइंगल 1 सिमिलर ट्राइंगल 1 हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 1 जो है ये रिलेशन में आएगा। और जब डबलेट रिलेशन में आ रहा है मतलब रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिंपल। बस यहाँ पर रिलेशन के अंदर जो कंडीशन दी है वो कंडीशन अगर यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है तो काम बन जाएगा,
ठीक है, तो हमको ये चीज पता है कि भाई कोई भी ट्राइंगल खुद के तो सिमिलर होगा ही होगा, तो बस बात ही खत्म हो गई कि ट्राइंगल वन सिमिलर ट्राइंगल वन, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब ट्राइंगल वन कॉमा ट्राइंगल वन रिलेशन में। जैसे यहाँ ट्राइंगल वन ट्राइंगल टू सिमिलर है तो इन दोनों का ऑर्डर पेयर बना, ऐसे ही ट्राइंगल वन सिमिलर है तो ट्राइंगल वन का पेयर बना। ठीक है, चलो, सो रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक में एक कंडीशन अपने पास होती है, दूसरी कंडीशन अपने को सेटिस्फाई करनी पड़ती है। तो यहां पर फॉर ऑल ट्राइंगल वन कॉमा ट्राइंगल टू, ये दोनों हमने लिए सेट ए से, क्योंकि जो सेट ए है ये सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है ना प्लेन, यहां से हमने दो ट्राइंगल लिए। ठीक है, सच दैट पहली कंडीशन हमारे पास रहेगी कि ट्राइंगल वन जो है और ट्राइंगल टू जो है, ट्राइंगल वन कॉमा ट्राइंगल टू जो है ये रिलेशन में है। ठीक है, ये रिलेशन के अंदर है। इसका क्या मतलब हुआ कि ट्राइंगल वन सिमिलर ट्राइंगल टू, राइट भाई, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो ट्राइंगल वन ट्राइंगल टू रिलेशन में है, तो सिमेट्रिक शो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल टू कॉमा ट्राइंगल वन रिलेशन में लाना पड़ेगा। तो आप एक चीज देखिए कि ट्राइंगल वन सिमिलर टू ट्राइंगल टू है, तो क्या ट्राइंगल टू सिमिलर ट्राइंगल वन नहीं हो सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब भाई लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको शो करना है, हम सिमेट्रिक में देख चुके हैं कि ट्राइंगल वन ट्राइंगल टू रिलेशन में है, तो इसका उल्टा ट्राइंगल टू ट्राइंगल वन भी रिलेशन में होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक के लिए भाई ट्राइंगल वन सिमिलर ट्राइंगल टू है तो ट्राइंगल टू सिमिलर ट्राइंगल वन तो हम लिख ही सकते हैं, तो लिख दिया। और इसका क्या मतलब हुआ कि ट्राइंगल टू कोमा ट्राइंगल वन जो है ये रिलेशन में है, मतलब आर इज सिमेट्रिक। तो कहाँ लिखा जाए, चलो यहां लिख देते हैं। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए दो चीजें हमारे पास होती है, तीसरी चीज प्रूव करनी होती है। तो यहाँ पर हम तीन ट्राइंगल लेंगे, ये तीनों ट्राइंगल यहाँ से कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, ट्राइंगल वन ट्राइंगल टू ट्राइंगल थ्री, ये हमारे सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। अब ट्राइंगल वन और ट्राइंगल टू बिलोंग्स टू आर, राइट, ट्राइंगल टू कॉमा ट्राइंगल थ्री बिलोंग्स टू आर। तो देखो ट्राइंगल वन कॉमा ट्राइंगल टू, अब ये जो ट्राइंगल टू पे एंड हो रहा है तो ये वाला ट्राइंगल टू पे ही स्टार्ट होना चाहिए, हमको पता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ट्राइंगल वन जो है ये सिमिलर है ट्राइंगल टू के, और इसका क्या मतलब है, ट्राइंगल टू जो है ये सिमिलर है ट्राइंगल थ्री के। भाई ये हम रिलेशन जो हमको दिया है डिफाइन करके उसी से चल रहे हैं ना, ठीक है ना, कि जब ट्राइंगल वन ट्राइंगल टू सिमिलर है तभी ट्राइंगल वन कॉमा ट्राइंगल टू रिलेशन में आएगा। तो ट्राइंगल वन ट्राइंगल टू रिलेशन में इसका मतलब दोनों सिमिलर है, ट्राइंगल टू ट्राइंगल थ्री रिलेशन में है मतलब दोनों सिमिलर है। अब तीसरी चीज हमको क्या लानी है कि जो सेम वाले हैं ट्राइंगल टू इनको हटा के जो बच रहे हैं वन और थ्री, ट्राइंगल वन और थ्री, ये दोनों अपने रिलेशन में आने चाहिए। तो आप एक चीज देखो कि जब ट्राइंगल वन ट्राइंगल टू के सिमिलर है, ट्राइंगल टू ट्राइंगल थ्री के सिमिलर है, तो क्या ट्राइंगल वन ट्राइंगल थ्री के सिमिलर नहीं होगा? भाई बिल्कुल होगा ना, ट्राइंगल टू वन के भी सिमिलर है और ट्राइंगल टू थ्री के भी सिमिलर है, तो ऑब्वियसली ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे ही होंगे। सो ट्राइंगल वन सिमिलर टू ट्राइंगल थ्री, और इस सिमिलर होने का मतलब ये हो गया कि ट्राइंगल वन कोमा ट्राइंगल थ्री जो है ये रिलेशन में आएगा, और ये रिलेशन में आया जब ये दोनों रिलेशन में और ये भी आ गया मतलब रिलेशन ट्रांजिटिव है। सो आर इज ट्रांजिटिव। और आप अगर देखें तो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इससे ये प्रूव हो गया कि हमारा ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहां पर लिख देते हैं तो मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख दिया जगह की कमी के कारण कि सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक
एंड ट्रांजिटिव, सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस प्रूव्ड, खत्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, इसको नोट कर लो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हमको बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में लेट आर दिस, यानी एक रिलेशन दिया है और हमको बोला है शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड। तो रिलेशन जो है ये डिफाइन है ऑन जेड पर, और जेड का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, और ऑब्वियसली आप 12th में आ गए तो 11th में इतने सारे क्वेश्चन, इतनी सारी चीजें कर ली कि आपको क्लियर होगा ही कि कैपिटल जेड मतलब इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन जो है किस तरीके से डिफाइन है कि ए कॉमा बी, यानी कि रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट आएगा इस तरीके से आएगा कि ए कॉमा बी जो है ये जेड को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये दोनों ही वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए हमारी। और जो रिलेशन है वो डिफाइन किस तरीके से है कि दोनों का जो सम है, ये जो एलिमेंट रहेंगे दोनों का जो सम है वो इवन होना चाहिए। इस तरीके से रिलेशन डिफाइन है। तो चलिए सबसे पहले तो रिलेशन जिस सेट पर डिफाइन है उस सेट की बात करते हैं। तो जो z है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्लियर हो गई बात है ना। और r जो रिलेशन है वो सेट z पर ही डिफाइन है, ऑन z। तो r जो है ये क्या है, a कॉमा बी सच दैट a प्लस बी जो है ये इवन होना चाहिए, इज इवन। और अपने को बोला गया है कि a और b जो हैं ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, z को, यानी इंटीजर्स को। और इंटीजर्स क्या होते हैं अपने को पता है कि इस तरफ भी इन्फिनिटी से -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इंटीजर्स तो हमारे इनफाइनाइट होते हैं, हमको पता है। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब सबसे पहले इन्होंने हमको क्या बोला है कि शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हालांकि इसकी कोई जरूरत है नहीं, तो ये हमने हटा दिया है ना, ये वैल्यूज की हमको कोई जरूरत नहीं थी। अब बात करते हैं शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो भाई इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव शो करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या जरूरी होता है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए जरूरी ये होता है कि रिलेशन जिस सेट पर डिफाइन है उस सेट का हर एक एलिमेंट का डबलेट रिलेशन में होना चाहिए। तो डबलेट के लिए सबसे पहले तो हम एक एलिमेंट लेंगे जो कि इंटीजर होगा। ठीक है, तो फॉर ऑल, अब ये कोई भी हम एलिमेंट ले सकते हैं जो कि कोई भी इंटीजर हो सकता है हमारा, a बिलोंग्स टू z। तो a जो है ये कोई भी इंटीजर हो सकता है इनमें से। ठीक है, तो a बिलोंग्स टू z। अब ये जो कंडीशन है ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी ये रिलेशन में आएगा। ठीक है, तो अगर आप a प्लस ए लिख दें, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में उसी एलिमेंट का रिलेशन उसी एलिमेंट से होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम a प्लस ए लिखेंगे। तो a प्लस ए क्या मिल रहा है हमको, 2a। क्या 2a इवन है, क्या 2a इवन है? तो भाई हमको ये चीज पता है कि कोई भी यहाँ पर a कोई भी इंटीजर आ जाए, इंटीजर के मल्टीप्लाई में 2 है, मतलब ये ऑब्वियसली इवन ही होगा। और आप कोई भी इंटीजर उठा लीजिए और इंटीजर को इंटीजर में ऐड करके देखिए, आपको एक इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर उठा लीजिए, -3 प्लस -3 -6, तो नेगेटिव साइन रहेगा लेकिन 6 तो आ रहा है तो वो इवन तो कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से -1 -1 -2 2 + 2 4 1 + 1 2। तो इंटीजर में इंटीजर को अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपको इवन नंबर ही मिलेगा। तो 2a इज इवन। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब कि ये जो दोनों हैं ये रिलेशन में आएंगे। सो a, a बिलोंग्स टू r। हमने एलिमेंट लिया z से क्योंकि इसी सेट के लिए हमारा रिलेशन डिफाइन है, लेकिन इसका डबलेट रिलेशन में है तभी जाके रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सो r इज रिफ्लेक्सिव, सिंपल रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू इंटीजर, a और b दोनों ही हमारे इंटीजर हैं, सच दैट a, b जो है ये रिलेशन में है। a, b बिलोंग्स टू r है। तो a, b अगर बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी इवन। ठीक है, देखो इतनी कंडीशन तो हमारे पास रहेगी सिमेट्रिक में। ठीक है, अब इसके बाद हमको शो क्या करना पड़ेगा सिमेट्रिक होने के लिए। तो a भी अगर r में है तो b a भी r में होना चाहिए।
ए बी बिलोंग्स टू आर है तो उसका उल्टा बी ए बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। तो बी ए बिलोंग्स टू आर के लिए बी प्लस ए करना होगा। तो अब यहीं से देखो जो अपने पास है उसी से करना होता है। तो ए प्लस बी इवन है तो क्या बी प्लस ए इवन नहीं होगा? भाई 1+3 कर लो। तो 1+3 कितना हो रहा है? 4। 1+3, 1 भी इंटीजर है 3 भी इंटीजर है, दोनों को आप ऐड करोगे आपको 4 मिलेगा जो कि इवन है। और उल्टा आप ऐड कर लो 3+1 ऑर्डर चेंज करके, तब भी तो इवन ही नंबर मिलेगा ना। तो b प्लस ए इज इवन। भाई a प्लस बी इवन है तो b प्लस ए भी इवन होगा। a प्लस बी होने पे a भी रिलेशन में है तो b a होने पर b कोमा ए बिलोंग्स टू r, और a भी r में है b a r में है, मतलब रिलेशन सिमेट्रिक है। ठीक, अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव में यहां पर हम लेंगे a कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू z। फॉर ऑल लिख लीजिएगा जैसे हमने लिखा, फॉर ऑल a कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू z। अब a b c भी हमारे कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। तो इसके लिए दो चीजें हमारे पास रहेंगी, सच दैट a कोमा बी बिलोंग्स टू r एंड बी पे एंड हो रहा है तो बी पे ये स्टार्ट होना चाहिए ना, बी पे एंड हो रहा है तो बी पे स्टार्ट होना चाहिए, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अब ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है? ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है ए प्लस बी इवन। ठीक है, और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर का मतलब दोनों का सम इवन, बी प्लस सी इज इवन। ठीक भाई, जो भी पेयर जो है ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है, कहने का मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब दोनों का सम इवन होना चाहिए। ये बात है कि अगर a प्लस बी इवन है तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी प्लस सी इवन है तो बी सी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस सी इवन है तो ए सी बिलोंग्स टू आर। इस तरीके से चल रहा है सारा काम। अब आप देखिए, अगर ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो ए सी अगर बिलोंग करेगा आर में तभी जाके ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। हम पढ़े हैं ना ये चीज कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, कहने का मतलब ये बी पे एंड हो रहा है और बी पे ये स्टार्ट हो रहा है, तभी हम ट्रांजिटिव की बात करेंगे कि जिस पे ये एंड हो रहा है उसी पे ये स्टार्ट होना चाहिए, तभी ट्रांजिटिव की बात होगी। तो ए सी जो है, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए तभी ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पर ए बी आर में, बी सी आर में, तो ए सी भी होना चाहिए। तो ए सी लाने के लिए थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो अब आप एक चीज देखें, इवन का मतलब क्या है? अगर इस को हटा दें हम तो इवन का मतलब क्या है कि भाई 2 इंटू कोई भी हमारा इंटीजर, तो हमने p ले लिया और यहां पर हमने ले लिया 2q। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही बात? देखो यहां पर 2a इवन था इसलिए 2p और 2q भी तो इवन हो सकते हैं ना। तो भाई a प्लस बी इवन, b प्लस सी भी इवन है, तभी तो ये r में आ रहे हैं ना। अब देखो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहां हमने लिखा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब आप देखेंगे यहां आ जाएगा a प्लस बी में हमने ऐड कर दिया b प्लस सी इक्वल टू 2p प्लस 2q, राइट। अब आप देखो b प्लस बी तो 2b हो जाएगा, a प्लस 2b प्लस सी। तो आप देखो हमको मेन काम किसका है? a और c का। तो a और c को यही रखो, इसको और लिख देते हैं एक बार 2p प्लस 2q। तो a प्लस सी हमने यही रखा, ये 2b को उधर भेज दिया, तो 2p प्लस 2q प्लस 2b, दोनों में से 2 कॉमन लिया तो ये आ गया p प्लस q प्लस b। और आप अगर देखो तो a प्लस सी इक्वल टू 2 के मल्टीप्लाई में कोई भी इंटीजर है, तो भाई 2 अगर आ रहा है मतलब कि ये इवन है। तो a प्लस सी इक्वल टू 2 के मल्टीप्लाई में समथिंग, ये आ गया आपका इवन, इज इवन। और जब ये इवन आ गया, a प्लस सी अगर इवन आ गया मतलब a कोमा सी बिलोंग्स टू r, और a कोमा सी बिलोंग्स टू r मतलब r इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहां लिखेंगे
ठीक है, तो वही कहानी हमने लिखी है फिर से कि सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लो फटाफट से। अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये भी अपने पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सिर्फ इसमें क्या आ गया है, रिलेशन जो डिफाइन है वो इस तरीके से डिफाइन है कि ए कॉमा बी, और ए और बी दोनों ही किसको बिलोंग करने चाहिए, जेड को, जेड मतलब इंटीजर्स, ठीक है। तो ए कॉमा बी, ठीक है, और ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि a माइनस बी करने पे जो भी वैल्यू आती है वो 5 से डिविजिबल अगर होती है तभी वो रिलेशन को बिलोंग करेगी, ठीक है क्लियर। और बोला है शो दैट r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन z, यानी जो रिलेशन है वो z पर ही डिफाइन है, यानी इंटीजर्स पर डिफाइन है। तो चलिए कर लेते हैं, इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो जो z है ना जिस पर रिलेशन डिफाइन है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, राइट। और जो रिलेशन है वो इस तरीके से डिफाइन है कि इसके ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे ए कॉमा बी के फॉर्म में, ए और बी दोनों ही इंटीजर्स को बिलोंग करना चाहिए, और ए माइनस बी जो है इज डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड हटा देती हूँ मैं, हमको पता तो है ही, ठीक है। ए माइनस बी डिविजिबल बाय 5 एंड ए कॉमा बी जो है ये बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर्स को। इतनी बात क्लियर हो गई। हमको वही चीज प्रूव करनी है फिर से कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ कि इस सेट के अंदर जितने भी इंटीजर्स हैं उन इंटीजर्स का उसी से सब्ट्रैक्शन यानी डबलेट होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। तो यहाँ पर वही बात है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, यानी कि जेड के अंदर जितने भी इंटीजर्स हैं उन सभी को ये ए शो कर रहा है, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है, ए माइनस बी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ए माइनस ए, ए माइनस ए करने पे 0 मिल रहा है, क्या 0 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, विच इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 5। और अगर 5 से डिविजिबल है मतलब इनका ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। तो यहाँ a माइनस बी था तो ए बी बना, यहाँ a माइनस ए है तो ए बनेगा। तो a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आ गई। चलो अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो यहाँ पर फॉर ऑल a comma b belongs to R such that a comma b belongs to R, तो a comma b belongs to R है, a comma b belongs to R है मतलब a minus b is divisible by 5, that means a minus b is divisible, को मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रही हूँ, divisible by 5। अब आप देखिए सिमेट्रिक के लिए इतनी चीज हमारे पास रहेगी, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या है कि a कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका उल्टा b कोमा ए भी रिलेशन में बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो जो भी चीज करनी है यहीं से करनी पड़ेगी। तो आप एक चीज देखें, अगर इन दोनों में से हम माइनस कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से हमने माइनस साइन कॉमन लिया, तो ये b माइनस ए नहीं होगा क्या, होगा ना। और भाई यहाँ पर सिर्फ डिविजिबल बाय 5 बोला है, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है, तो नेगेटिव रहेगा तब भी चलेगा। तो आप देखें a माइनस बी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है, ये भी तो डिविजिबल बाय 5 होगा ना, डिविजिबल बाय 5, तो काम तो बन गया ना आपका कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, b माइनस ए इज डिविजिबल बाय 5। इसका क्या मतलब हुआ कि b कोमा ए बिलोंग्स टू r, और ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब आर इज सिमेट्रिक। बात समझ में आई। भाई a माइनस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस कॉमन ले लिया तो b पॉजिटिव हो गया, a नेगेटिव हो गया, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन b माइनस ए तो आ गया ना, और जब b माइनस ए आ गया मतलब b कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक। सो आर इज सिमेट्रिक। ओके ठीक है, चलो अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं।
तो ट्रांजिटिव में अगर बात करें तो हमने लिया a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू z। हमने a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू z यानी इंटीजर है हमारे ये 3 नंबर, ठीक है। अब ट्रांजिटिव में दो चीजें हमारे पास होती हैं, a कॉमा b बिलोंग्स टू r और b पे एंड हो रहा है तो यहाँ b से स्टार्ट होगा, b कॉमा c बिलोंग्स टू r। और जो डिफाइन किया गया है रिलेशन उसके अकॉर्डिंग अगर ए बी रिलेशन में है मतलब a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, 5 डिविजिबल मतलब 5p, इस तरीके से हमको कुछ ना कुछ मिलेगा। 5p 5 से डिविजिबल होगा ना भाई, अगर 5p में आप 5 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो हो रहा है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं ना b कोमा c बिलोंग्स टू r का मतलब b माइनस c भी 5 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पर हमने q और कोई एक इंटीजर ले लिया। समझ में आई बात, इसको हटा देते हैं। ओके ठीक है। अब आप एक चीज देखें, हमारे पास ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो हमको ये बी पे एंड हो रहा है, ये बी पे स्टार्ट हो रहा है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर शो करना है, तभी जाके ये ट्रांजिटिव होगा। तो ए सी बिलोंग्स टू आर, तो इसके लिए फिर से क्या किया जाए, तो आप देखें इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2, दोनों को फिर से हम ऐड कर देते हैं। देखो पिछले क्वेश्चन जैसा है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऐड कर देते, तो a माइनस बी में ऐड कर रहे हैं हम b माइनस सी को, और इक्वल टू में है 5p प्लस 5q, राइट। प्लस के b से माइनस का b कैंसिल, ये आ गया a माइनस सी इक्वल टू 5p प्लस q। तो आप देखिए क्या इसको आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब a माइनस सी जो है इज डिविजिबल बाय 5 आ गया ये भी, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि a कॉमा सी जो है बिलोंग्स टू r होगा, ठीक है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर अगर आ गया है मतलब यहाँ पर आर इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर फिर से वही कहानी कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी आ गया है, मतलब जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जैसा कि हमने लास्ट के 2 क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, यहाँ पर वही की वही सेम चीज लिखनी है कि सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव सो रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बोला है शो दैट रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन अ सेट A। तो रिलेशन R सेट A पर डिफाइन है, सेट A दिया है हमको, सेट A के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 गिवन बाय R। अब जो रिलेशन है वो इस तरीके से डिफाइन है और हमको बोला है शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अभी पिछले 4 क्वेश्चन जो हमने करे हैं ना, बिल्कुल वैसा का वैसे क्वेश्चन है। इक्विवेलेंस पूछा है मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बता दीजिए तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हमको सेट दिया है A जिस पर हमारा रिलेशन डिफाइन है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ओके। और जो रिलेशन है वो क्या है, R इक्वल टू A कॉमा B सच दैट मॉडुलस A माइनस B इज इवन। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहां पर बोला है कि रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन A। अगर A पर डिफाइन है मतलब A और B दोनों ही A को बिलोंग करने चाहिए, इसका मतलब ये है, क्या मतलब हो जाएगा कि A कॉमा B बिलोंग्स टू A, राइट, ठीक है। यहां पर लिखा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसको बिलोंग करेंगे, A कॉमा B दोनों ही उसी सेट को बिलोंग करेंगे जिस सेट के लिए रिलेशन डिफाइन है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। अब ये जो स्मॉल a है ना, ये स्मॉल a 1 2 3 4 5 इनमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि a से बिलोंग कर रहा है मतलब इन एलिमेंट में से कुछ भी a हो सकता है। a हमारा एक आर्बिट्ररी नंबर है, ठीक है, ये एक आर्बिट्ररी वैल्यू है ना। और ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई मतलब ये रिलेशन में है, तो सच दैट इसमें अपन रखते हैं, तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव के लिए ये रख देंगे a माइनस a और a माइनस a आ जाएगा 0 विच इज इवन। बस इवन होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई मतलब कि जो
ये पेयर हो जाएगा, ये आपके रिलेशन में आएगा, तो 0 इज इवन, ठीक है। सो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। और आप ऐसे भी देख लो, डबलेट होना चाहिए, इस ए के हर एक एलिमेंट का इस रिलेशन में डबलेट होना चाहिए। डबलेट मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। और रिलेशन में क्या बोला जा रहा है कि a माइनस बी का सब्ट्रैक्शन, यानी कि 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 5 0। तो 0 इज इवन, इसलिए ये a कॉमा ए, ये जो एलिमेंट a कॉमा ए, ये बिलोंग्स टू r, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये इधर रहेंगे। सो r इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक में क्या रहेगा, फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू a। अब ये a और b इन वैल्यू में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने क्लियर लिखा है बिलोंग्स टू a, ठीक है। सच दैट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r। भाई सिमेट्रिक में ये वाली चीज हमारे पास पहले से होती है, a कॉमा बी रिलेशन में है, तो हमको शो करना है कि b कॉमा ए भी रिलेशन में होगा। लेकिन a कॉमा बी अगर बिलोंग्स टू r है, a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, इसका क्या मतलब हुआ कि मॉडुलस a माइनस बी इज इवन। बात समझ में आ गई, a माइनस बी इज इवन, तभी तो a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है। अब आप एक चीज देखें, a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है, तो हमको चाहिए b कॉमा ए, मतलब b माइनस ए। अगर b माइनस ए आ जाता है तो हमारा काम बन जाएगा। तो आप एक चीज देखें, a माइनस बी इवन है, तो a माइनस बी में इधर देखो ये मॉडुलस लगा, ध्यान दीजिए ना, ये मॉडुलस अपना लगा है, a माइनस बी में से हमने माइनस कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा b माइनस ए। हम सारा काम मॉडुलस के अंदर ही कर रहे हैं, ये अपना मॉडुलस लगा है, a माइनस बी को हमने लिखा b माइनस ए और माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। तो a माइनस बी इवन है और a माइनस बी को हमने ये लिखा, तो ये भी तो इवन होगा, इज इवन। और इससे अगर बाहर अगर आता है ये, तो ये हो जाएगा b माइनस ए इज इवन। और इस पे मॉडुलस लगा भी रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और b माइनस ए इज इवन आ गया, मतलब b कॉमा ए बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है, तो b कॉमा ए बिलोंग्स टू r भी आ गया, मतलब r इज सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो शो कर दिया। आप ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या रहेगा, यहां पर हम लेंगे फॉर ऑल a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू a, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि देखो ट्रांजिटिव में दो चीजें तो हमारे पास हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। अब एक चीज देखें, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है a माइनस बी इज इवन, राइट। और बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब है b माइनस सी इज इवन। और हमको चाहिए b और b को हटा के ए सी इवन चाहिए। तो अब एक चीज हमको ये पता है कि इवन प्लस इवन नंबर आपको एक इवन नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये दो इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, दोनों को ऐड करें तो हमको इवन नंबर ही मिलेगा ना, ठीक है। कोई भी इवन नंबर उठा लो आप, दो इवन नंबर को ऐड करोगे तो आपको एक इवन नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट इवन प्लस इवन इक्वल टू क्या आता है, इवन। तो ये दोनों इवन है, दोनों को ऐड कर दो, तो ये आएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू इवन। अब आप देखो b से b कट गया, प्लस b से माइनस b, यहाँ क्या बचा, a माइनस सी इवन। और a माइनस सी इवन आ गया, मतलब a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। और इसका क्या मतलब हुआ, r इज ट्रांजिटिव। तो यहां पर आप देखें रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, मतलब रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमने शो कर दिया, ठीक है। तो आप लिखेंगे सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। क्लियर, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 अपना कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लो।
बाकी आज की क्लास में अभी अपन इतना ही करेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा और क्वेश्चन करेंगे तो क्लास अपनी लेंदी हो जाएगी। उससे बेटर ये है कि आज की क्लास को अपन यहीं ख़त्म करते हैं। अभी इस एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उसको हम कवर करेंगे हमारी अगली क्लास में। तो आज की क्लास में हमने RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1B के कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए? 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और आई होप कि ये 5 क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया है तो क्या करना है, लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।